14 साल में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है। उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। हमको भी लगता है पीओके को ध्वस्त करना पड़ेगा, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। एलओसी पार कर पीओके से आए आत्मघाती आतंकवादी। जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए। उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में घुसे आतंकी। कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट हासिल ना हो, इसलिए इस तरह के ऑपरेशन में मिनट टू मिनट उनको गाइडेंस मिलती है। कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर आतंकियों का निशाना। तो सुबह एक हैवी बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ आवाज आई, तो उसके बाद अभी तक चल रहा था, अभी फायरिंग की कोई आवाज नहीं आ रही है। गोलीबारी में सेना के टेंट्स और शिविरों में लगी आग। हमारे वीर सैनिकों का लहू व्यर्थ में नहीं जाएगा, हमारे जवानों की कुर्बानियां व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। ये आतंकी हमला नहीं, जंग है। भारत कब लेगा बदला? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं ब्रिजेश, और आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में अब ये साफ हो रहा है कि इसमें शामिल सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, और मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद कुछ चीजें पाकिस्तान की बनी हुई हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की डीजीएमओ से बात की है और अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना दुश्मन की हर साजिश का सामना करने के लिए तैयार है। इस तरह के हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir at 5:30 early this morning. The firefight between the terrorists and Indian Army continued till approximately 8:30 in the morning. During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. उरी का आर्मी कैंप जहां आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। आतंकियों ने कैसे हमले को अंजाम दिया, जानने के लिए ग्राउंड जीरो से देखते हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त हम उड़ी के उस कैंप के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यही वो कैंप है उड़ी का 12 ब्रिगेड का, जहाँ आज सुबह मिलिटेंट हमला हुआ है। करीबन 5:30 बजे जो सोर्स बेस्ड खबर हमें मिल रही है, पहाड़ियों से जो पीओके से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर जो मिलिटेंट्स आए हैं, करीबन 4 मिलिटेंट की खबर बताई जा रही है, और उन्होंने बैक साइड से दीवार फांद कर इस कैंप में अटैक किया है। और पहला असॉल्ट जो उन्होंने किया है वो इस कैंप का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, और उसके बाद इस कैंप में कई बैरक्स में आग लग गई। लेकिन कई घंटों तक ये मुठभेड़ जो है चली। पैरा ट्रूपर्स को यहाँ पर बुलाया गया, उन्हें एयर ड्रॉप किया गया, और उन्होंने फिर उन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज़ किया है। 4 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हमले में अब तक जो कैजुअलिटी हुई है सेना की वो 17 जवानों की है, और साथ ही साथ करीबन 20 से ज़्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट
किया गया है। श्रीनगर बेस जो है हॉस्पिटल आर्मी का, वहाँ पर अभी फ़िलहाल इस कैंप के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं और मिलिटेंट छुपा तो नहीं है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन उड़ी सेक्टर में जो सबसे सिक्योर्ड सेक्टर माना जाता है, वहाँ पर यह हमला होना निसंदेह ही एक चिंताजनक और एक बहुत ही गंभीर हमला माना जा सकता है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है सिक्योरिटी में रहता है। पूरा इस उड़ी को खासा सुरक्षित मानती थी सेना, लेकिन यहाँ पर हमला होना एक चिंताजनक बात है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी। हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह से आतंकवादियों का हमला वाकई चिंता पैदा करता है, जैसा कि बता रहे थे हमारे संवाददाता। और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट और सुशील पंडित जी हैं, रूट्स टू कश्मीर के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सरकार के रवैये के बारे में भी आपको बता दें कि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उरी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने आतंकी हमले को कायराना बताया, साथ ही शहीद जवानों को नमन भी किया। और इसी तरह उरी आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर खबरदार करने की कोशिश की है, न केवल आतंकवादियों को बल्कि पाकिस्तान को भी। और हमारे साथ दो खास मेहमान, जैसा कि हमने आपको बताया, अचल मल्होत्रा और सुशील पंडित। अचल जी, शुरुआत आपसे ही। आखिर कब तक हम लोग ये सब कुछ झेलने के लिए बैठे रहेंगे? बातचीत की बात हमेशा पाकिस्तान करता है, लेकिन इस तरह के हमले होते रहेंगे तो बातचीत का स्कोप कहां रह जाता है? जी हाँ, बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में भारत सरकार ने बहुत ही अथक प्रयत्न किए कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आए, नॉर्मेल्सी आए, बातचीत का सिलसिला बने और शांति और का एक वातावरण स्थापित किया जाए। लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर सामने आ चुका है कि ये परिश्रम और ये जो भी हमने एफर्ट्स करी उसका नतीजा कुछ खास निकला नहीं। अब ये भारत सरकार की नीति गलत थी या पाकिस्तान की नीयत ही शुरू से ख़राब थी, ये अपने आप में अलग डिबेट है और इस समय मैं उस पर उलझना ही नहीं चाहूँगा। मैं इस समय ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में, ख़ास तौर से पिछले 5, 7, 6 महीनों में जो एक पिक्चर उभर के सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 3 फ्रंट पर एक साथ जो है अपना युद्ध छेड़ दिया है। एक तो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन, जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि इनकी संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और चली आ रही है काफ़ी समय से। और दूसरा फ्रंट जो उन्होंने खोला है वो ये है कि उन्होंने पिछले जो 70-71 दिनों में कश्मीर की स्थिति में जो आंतरिक जो हमारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें खूब बढ़ चढ़ के इंटरफेयर करना शुरू किया है और दे आर ट्राइंग टू ट्रबल इन द फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स जिसे कहते हैं हम। वो इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वहाँ हमारी जो स्टेबिलिटी और जो सुरक्षा की स्थिति है उसको ख़राब करना चाहते हैं। तीसरा जो उन्होंने जंग छेड़ी है वो ये है कि शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट्स को एक तरफ रखते हुए उन्होंने फिर से एक बार कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की दिशा में जगह जगह यूएन में और दूसरे फोरम में जो है। चलिए, अच्छा समझ में आ गया कि 3 pronged स्ट्रैटेजी लेकर पाकिस्तान चल रहा है। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन सुशील हम लोग क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? अच्छा जी, अचल को कंप्लीट कर दीजिए। जी अचल। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अब इसकी बैकग्राउंड में जहां पॉलिटिकल इनिशिएटिव और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, तो $1 बिलियन सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। क्या हम अब मिलिट्री ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, और करें तो उसमें कितनी जो कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, ये हमें बहुत सोच समझ के इसके बारे में अब सवाल उठाना पड़ेगा। सुशील, अब वही सवाल जहां तक पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, अचल जैसा कि कह रहे हैं 3 फ्रंट्स पर उसने वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। हम लोग सिर्फ झेल रहे हैं, हम लोग अभी तक डिफेंसिव रहे हैं। अब जैसा कि अचल कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। भारत के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए हैं, कह सकते हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा है। तो क्या किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अचल जी की बात पर से ही एक पॉइंट उठाना चाहूँगा। क्या ये नई बात है? क्या हमको पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान की आदत पहले से मालूम नहीं है? 1 जनवरी 1949 को भारत ने यूनिलैटरल सीज फायर किया था कश्मीर में और यूएन चले गए थे। यूएन से जो रेजोल्यूशन पास हुए, क्या पाकिस्तान ने उनकी अवहेलना नहीं की? उसके बाद 1965 की जंग में ताशकंद समझौता हुआ था, हमने हाजी पीर लौटाया था, किन्हीं शर्तों पर लौटाया था। क्या उन शर्तों की अवहेलना पाकिस्तान ने नहीं की? हम बार बार सिर्फ शिमला समझौते से शुरू करते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं, फिर जनवरी में मुशर्रफ के बयान पर आते हैं कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा आतंक को। आप 70 साल से 17 दफ़े देख चुके हैं कि पाकिस्तान बार बार अपने किए से मुकरता है। ये नई बात है क्या? हम क्यों गिनाते हैं इस देश को बार बार कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है? क्या हर प्रधानमंत्री को स्वयं धोखा खाना है यह समझने के लिए कि पाकिस्तान कैसा है? क्या इस देश में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है? जी। क्या 4 जंगें लड़ने के बाद हम फिर पाकिस्तान को आजमाना चाहते हैं कि उसकी कितनी दयानतदारी है, वो कितना विश्वसनीय है? हम क्यों बार बार इन उल्टी सीधी बातों में उलझते हैं और रोना रोते हैं और फिर लाशें गिनते हैं और फिर अस्पताल जाते हैं और फिर उसके बाद हमारी जवाबी कार्रवाई क्या होती है? हमारी जवाबी कार्रवाई होती है कि हमने करारा जवाब दिया है, हमने कहा है कि इसकी कीमत वसूली जाएगी। आज तो एक बड़ा गजब का, एक बड़ी ऐसी जवाबी कार्रवाई हुई है कि मुझे लगता है पाकिस्तान थर्रा जाएगा और राहिल शरीफ कहीं माफी मांगने यहां भारत ना आ जाएं। हमने कहा है कि अगर वो एक दांत उखाड़ेंगे तो हम पूरा जबड़ा निकाल लेंगे। भाई कमाल की लफ्फाजी है। कभी हम कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, कभी कहते हैं कि हम इतनी गोलियां मारेंगे कि गिनेंगे नहीं। जी। मतलब हद है, हमको शर्म नहीं आती है। अच्छा, यहां पे सवाल उठता है जो सुशील कह रहे हैं कि क्या हम लफाजी करते रहेंगे? अगर आर्मी कैंप्स पर हमले की बात करें तो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, पठानकोट में जो कुछ हुआ हम सबने देखा और उसके बाद उड़ी में ये सब कुछ हो जाता है और पठानकोट के बाद भी रक्षा मंत्री का बयान आया था। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कदम नहीं उठाए, बहुत सारे इस तरह के अटेम्प्ट्स जो थे इन्फिल्ट्रेशन के, उसको विफल भी किया है सेना ने, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत ही सुरक्षित जोन में, उड़ी जिसको बहुत ही सुरक्षित जोन माना जाता है, वहां पर इस तरह से हमला करना साफ करता है कि हमारी तैयारी वैसी नहीं है या हम अभी तक सुधरे नहीं है या हमने अपनी कार्रवाई में सुधार नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो सुशील ने जो बात उठाई थी वो मुझे लगता है कि ये अब देखिए ना, 2014 में जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा मैंडेट लेके आए और उधर से भी नवाज शरीफ की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे, तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि ये सोच के ही चलना कि हर बार की तरह इस बार भी हम विफल ही हो जाएंगे, तो ये अप्रोच हमारी ठीक नहीं। ये तो हम सदियों से जानते हैं कि पाकिस्तान में एक पावर सेंटर नहीं है, 4 पावर सेंटर हैं और जब तक 4 पावर सेंटर्स में कंसेंसस नहीं होगा भारत के साथ संबंध सुधारने का, तो कोई भी नतीजा आएगा नहीं। लेकिन मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं कि हमारी हाँ जी अचल जी, ये जो 4 पावर सेंटर की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अचल जी, ये जो 4 पावर सेंटर की कहानी है, ये हम पाकिस्तान को एब्सॉल्व करने के लिए हमेशा कहते हैं। सब हम जानते हैं। ये पाकिस्तान नहीं कहता कि साहब हमारे यहाँ 4 पावर सेंटर हैं, हमने नहीं तय किया। ये हम पाकिस्तान को एब्सॉल्व करते हैं, ये हम पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को एब्सॉल्व करते हैं, ये हम पाकिस्तान की आर्मी को एब्सॉल्व करते हैं कि वहां नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को एब्सॉल्व करते हैं, वहां के डीप स्टेट को एब्सॉल्व करते हैं कि वहां लश्कर तैयबा है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो सुशील कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हमेशा एब्सॉल्व, बिल्कुल सुशील कहने का अर्थ कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। बिल्कुल एब्सॉल्व नहीं करते, हम उसको एक्सपोज करते हैं। क्या हम उसको एक्सपोज करते हैं, उसको एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। हम पिछले 50 साल से सिर्फ एक्सपोज करते आ रहे हैं जी। ये दुनिया जानती नहीं है क्या? ये नई बात खोल के रखी है क्या सामने? ये एक्सपोजर किस तरह का एक्सपोजर है? ये हम खुद को बताते रहते हैं, हम अपनी कॉमन सेंस की लैक को एक्सपोज करते हैं, ये हम अपनी इनएक्टिविटी को एक्सपोज करते हैं जी। अच्छा, आप विकल्प बताइए, आप बताइए विकल्प क्या है इसका? आपके पास है कोई विकल्प? जी हाँ,
इसका विकल्प सबसे पहले आपके ये पास है कोई विकल्प? जी हाँ अचल जी, हाँ, मैं आपको बताइए क्या बताता हूं विकल्प है? मैं आपको विकल्प बताता हूं अचल जी। आज फिर हमारे गृह जी। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाना चाहिए। क्या हम खुद भारत पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हम किसका मुंह देखते हैं उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए? हम चाहते हैं कि दुनिया उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करे और हम उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दें। हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करे और हम वहां पे बिरयानी खाने जाएं बर्थडे में। हम ये क्या दोगलापन इस्तेमाल कर रहे हैं? जी आप चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करे और हम उसके साथ 10 तरह के रिश्ते रखें।